हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 9th सोशल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5th हड़प्पा एंड कंटेम्पररी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यानी कि अध्याय 5 हड़प्पा एवं समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यताएं। तो आज हम इस वीडियो में हड़प्पा और हड़प्पा के समकालीन यानी हड़प्पा और उसके कंटेम्पररी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो वीडियो है बच्चों एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है क्लास 9th का, ये वीडियो उस न्यू सिलेबस पर आधारित है। इससे पहले भी मैंने एनसीईआरटी के नए सिलेबस की चैप्टर 1, 2 और कई चैप्टर्स की वीडियो जो है अपने चैनल पे डाली है। आप वहां जाकर इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 हड़प्पा एंड कंटेम्पररी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखिए, अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर में जो की कंसेप्ट है यानी जो मुख्य अवधारणा है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, लोकेशन कहाँ थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी भारत में लोकेशंस हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता पाई जाती थी। ठीक है, आगे हम टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ के रिलीजन के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम बात करेंगे कैसे सिविलाइजेशन बाद में जाके डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो यानी हड़प्पा सभ्यता के हमने स्थान के बारे में समझेंगे, नगर नियोजन के बारे में समझेंगे, हम इसकी अर्थव्यवस्था को जानेंगे, धर्म को जानेंगे और इसके पतन को जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस सिविलाइजेशन के एक कंटेम्पररी हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी चल रही थी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, यहाँ की सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन एंड अचीवमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो समाज था वो कैसा था, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनका धर्म कैसा था और क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी जो इन्होंने अब दूसरे जो है लोगों को, भारत के अलावा दूसरे लोगों को दी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी और एंसेंट की हड़प्पा सभ्यता का खोज और विस्तार। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले साल 1921 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। ये भारतीय पुरातत्वविद थे। ठीक है, यानी इतिहास से जुड़ी हुई चीजों की खोज करा करते थे। तो इन्होंने ही साल 1921 में डिस्कवर किया हड़प्पा। हड़प्पा क्या था? हड़प्पा एक एक जगह थी, हड़प्पा एक जगह थी जहां पर साल 1921 में दयाराम साहनी ने जो फैक्ट खोजे थे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के फैक्ट खोजे थे, वो कौन सी जगह थी? वो थी हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया गया, क्योंकि ये पहली साइट थी इस सभ्यता की जहां पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के सबसे पहले साक्ष्य निकले थे और इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, तो साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की यानी हड़प्पा की खोज की। ठीक है, और जहां पर इसकी खोज हुई, इस सभ्यता के अवशेष खोजे गए, इसीलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी डिस्कवर्ड द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये भी एक इस सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर था, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, एक शहर था। तो 1922 में राखल दास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि भारतीय पुरातत्वविद थे, उन्होंने भी मोहनजोदाड़ो की खोज की। मोहनजोदाड़ो जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। तो मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले जो थे वो राखलदास बनर्जी थे। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए आगे कहता है थर्ड पॉइंट में, इट प्रूव दैट द डेवलपमेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट 4500 ईयर अगो। मतलब ये सिद्ध होता है कि ये सभ्यता जो थी ये 4500 वर्ष पहले विकसित सभ्यता थी। मतलब इस सभ्यता के अवशेष जब निकले हैं तो उन अवशेषों का गहन अध्ययन करने के बाद ये साबित होता है कि ये 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, तो अगर कोई सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है तो वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या कहता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या कहते हैं। तो
इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में, अगर मैं भारत के नक्शे की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं रफली नक्शा बनाऊं भारत का, ठीक है, तो अब आप इस नक्शे के माध्यम से समझेंगे। ये मैंने यहाँ पर भारत का नक्शा बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया बच्चों के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ से सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, इस तरीके से होते हुए यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान होते हुए इधर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जितना भी एरिया था, मतलब ये सारा एरिया जो था, जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया था, यहाँ पर हड़प्पा के अवशेष खोजे गए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता, हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और हम इसे प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ये सब हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हड़प्पा सभ्यता के नाम है बच्चों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें, अगर हम इसकी महत्वपूर्ण साइट्स की, हम इसके इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, महत्वपूर्ण स्थल की बात करें, तो सबसे पहले है लोथल। यानी यहाँ पर क्या पाया जाता था, इस सभ्यता का डॉकयार्ड पाया जाता था। तो लोथल में हम बंदरगाह को देखते हैं। तो देखिए ये आप देख रहे हैं लोथल में जो डॉकयार्ड है, ये इसकी फोटो है। ठीक है, इस तरीके से कि डॉकयार्ड बनाया जाता था, बनाया हुआ था, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर इस डॉकयार्ड के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे। ठीक है, दूसरे देशों में इनका सामान जाता था और वहां से सामान आता था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इस सभ्यता की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये पानी के माध्यम से भी व्यापार करते थे। ठीक है, और ये डॉकयार्ड जो है, यहाँ पर शिप्स के माध्यम से सामान को रखा जाता था और दूसरे देशों में बेचा जाता था। ठीक, चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ इस सभ्यता का जो शहर है वो है कालीबंगन। यानी देखिए, कालीबंगन यानी इसका मतलब होता है, कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में था। ठीक है, ये राजस्थान में एक जगह थी। ठीक है, तो कालीबंगा से क्या है, कालीबंगा से मिट्टी के कंगन मिले हैं। या अगर हम बात कर ले कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से भूकंप के, उस समय जो भूकंप आता था, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। इसके अलावा अगर हम बात करें कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से दो फसलों को एक साथ जोतने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कालीबंगा भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी इस सिविलाइजेशन की। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है धोलावीरा। धोलावीरा क्या है, ये वाटर रिजर्व है, यानी धोलावीरा से क्या मिला हमें, जलाशय मिला है। ठीक है, और धोलावीरा ये कहाँ पर खोजा गया है, ये जगह है धोलावीरा गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस सभ्यता की बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां से कुछ ना कुछ मिला है। तो देखिए, जैसे कालीबंगा कहाँ है, सॉरी लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। कालीबंगा का है, राजस्थान में है। बनावली का है, हरियाणा में है। सूत कांगेडोर का है, पाकिस्तान में है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, और ये सारी की सारी हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, जहाँ ये इनकी लोकेशन है, किस किस राज्य में, और क्या क्या चीजें यहाँ से खोजी गई हैं। ये सब चीजें जो है हमें बताती है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जो भारत में फैली हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए अभी देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी साइट्स की। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सुत कांगेडोर, देखिए, ठीक है, तो ये भी यहाँ भी व्यापार होता था क्योंकि समुद्र किनारे था ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट साइट की, जैसे मैंने आपको बताया सुत कांगेडोर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोथल की, ये देखिए लोथल, ये रहा धोलावीरा है। ठीक है, ये कालीबंगा है। ठीक है, ये रोपड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आलमगीरपुर हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सभ्यता का मतलब सबसे वेस्ट जो है शहर कौन सा था, तो इस सभ्यता का सबसे वेस्ट शहर जो था, सबसे पश्चिम में जो शहर था वो था सुल्तानगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए इस सभ्यता का सबसे पूर्व में जो शहर था वो कौन सा था, तो पूर्व वाला जो शहर हो रहा है ये है आलमगीरपुर। यानी ये कहाँ पर है, ये यूपी में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जो भारत में फैली हुई थी। चलिए अगर हम बात करें इसके यहाँ पर टाउन प्लानिंग की, देखिए अगर हम इसके टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, इसके नगर नियोजन की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस चित्र के माध्यम से जो सिटीज थी वो डिवाइड थी इनटू कैथेड्रल, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। यानी नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर जिसे हम दुर्ग कहते हैं और निचला नगर। तो ऊपरी नगर जैसे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ जो नगर बसा हुआ था, यहाँ पे बेसिकली जो है अमीर आदमी, जो रिच आदमी रहा करते थे, जो पुरोहित लोग थे वो रहा करते थे। ठीक है, तो ऊपरी दुर्ग में जो थे वो
पैसे वाले यानी अमीर लोग रहा करते थे, जिनके पास काफी पैसा था। और निचले दुर्ग में कौन थे? निचले दुर्ग में जैसे किसान, या हम कह सकते हैं मजदूर लोग, है ना, मजदूर हो गए, कोई शिल्पकार हो गए, ये सब निचले दुर्ग में रहते थे। तो ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में कुछ शहर जो थे ये दो भागों में विभाजित थे, जिसे एक भाग था ऊपरी दुर्ग जिसमें अमीर और काफी पैसे वाले लोग रहते थे, जिसमें व्यापारी रहते थे, और दूसरा था निचला नगर जिसमें मजदूर और शिल्पकार जैसे गरीब लोग रहते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है इस सभ्यता की और विशेषता क्या है? हाउस मेड बाय द बर्न्ट ईट, यानी पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे इस सभ्यता में। ठीक है, रोड्स इन ग्रिड पैटर्न, सड़कें जो है, सड़कें का जाल जो है वो ग्रिड प्रणाली में था, मतलब सड़कें एक दूसरे को जैसे इस तरीके से समकोण काटती थी। देखिए इस तरीके से सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण काटती थी, है ना। यहाँ से देखिए तो इस तरीके से समकोण हो गया, इस तरीके से यहाँ से समकोण हो गया, तो सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। सड़कें काफी चौड़ी होती थी, जिसमें से आसानी से आना जाना हो सकता था। ठीक है, आगे कहता है एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि उत्कृष्ट जल निकास की व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक और इसका फीचर है द ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार। ठीक है, ये महान स्नानागार आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जब भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो लोग इसके अंदर आके नहाते थे। यहाँ देखिए उतरने के लिए स्नानागार में सीढ़ियां हैं यहाँ और इसके सामने। ठीक है, यहाँ इस इसका जो तल है, इसके तल को जो है प्लास्टर करके इसको अच्छे से इसको प्लास्टर किया जाता था ताकि इसमें पानी रिसे ना। ठीक है, और यहाँ पर इधर जो है कपड़े बदलने की जगह होती थी, तो यहाँ से लोग उतरते थे, उत्तर और दक्षिण की तरफ से नहाते थे। लेकिन नहाने का एक विशेष अवसर होता था, एक धार्मिक अनुष्ठान पर ही लोग आकर यहाँ पर स्नान करते थे। ठीक है, तो ये जो महान स्नानागार है ये बताता है कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो धार्मिक कार्य में भी अपने आप को शामिल करते थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो देखिए ये जो महान स्नानागार था ये कहाँ पाया गया है? ये देखिए फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदाड़ो में ये महान स्नानागार पाया गया है। और देखिए यहाँ लिख भी रखा है यूज फॉर द रिलीजियस बाथिंग, यानी धार्मिक स्नान के लिए उपयोग होता था। तो लोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय में ही इस स्नानागार में नहाते थे। आगे देखिए, आगे बात करता है ग्रैंडीज की, यानी अन्नागार की। ठीक है, तो ये देखिए अन्नागार है यहाँ पर इस सभ्यता के, कि लोग अपने अन्न को जो है स्टोर करते थे। तो ये भी इस सभ्यता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोग जो है काफी साइंटिफिक तरीके से सोचते थे उस समय के लोग। ठीक है, द ग्रेट गैनरी जो है ये कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो में है। तो यूज टू स्टोर ग्रेन, यानी अन्न संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता था। तो देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से ये यहाँ पर साइट्स बनी हुई है। यहाँ पर सब जगह पर जो है अन्न को जो है आपातकाल के लिए संग्रह किया जाता था। ठीक है, और ये अन्नागार जो थे क्या, ये लोकेटेड रिवर्स नियर द रिवर, यानी नदियों के पास जो ये बनाए जाते थे। आगे देखिए, आगे बात करता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकास प्रणाली। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जल निकास प्रणाली थी ये बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, काफी अच्छी जल निकास प्रणाली थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से, ये घर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और ये घर का देखिए जो गंदा पानी है इस तरीके से नाली के माध्यम से आता था और ये गली की नाली के साथ जुड़ जाता था। ठीक है, हालांकि ये लोग काफी समझदार भी थे, क्योंकि ये जो अपने घर की नालियां थी उनको ढक के भी रखा करते थे ताकि किसी तरह की कोई बीमारी ना फैले। और ये जो गली की नालियां थी ये आगे जाके मेन नाले से मिल जाती थी। ठीक है, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है ये लोकल का है, काफी अच्छा इनका ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कवर ड्रेन एंड द मेन होल, यानी ढकी हुई नालियां और मेन होल। ये अपने नाली और मेन होल को ढक के रखते थे ताकि किसी तरह की कोई गंदगी ना फैले। कनेक्टेड हाउस ड्रेन टू स्ट्रीट ड्रेन, यानी घर की नालियां सड़कों से जुड़ी हुई थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो नालियां थी वो घर की नालियां सड़क की नाली से जुड़ी थी, और सड़क की नालियां एक बहुत बड़े नाले से जाकर मिल जाती। वही सिस्टम जैसे आज हमारे देश में चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे करते हैं गवर्नेंस, यानी शासन व्यवस्था कैसी थी। नो क्लियर एविडेंस ऑफ अ किंग, मतलब किसी राजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि इस सभ्यता को चलाने के लिए सभ्यता में कोई एक बड़ा राजा हुआ करता था, ऐसा किसी तरह का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखिए, पॉसिबली गवर्न बाय द कमिटी, मतलब ये संभावना है, ये संभवता है कि समिति द्वारा शासन किया जाता था। कोई कमेटी होती थी जिसमें कुछ लोग होते थे, और ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के माध्यम से समिति बनाई जाती थी और वो समिति ही इस सभ्यता को चलाती होगी। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं सोशल डिविजन की, यानी सामाजिक वर्ग की बात करते हैं, तो देखिए अगर हम सामाजिक वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने इसे 3 वर्गों में बांट दिया है। इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के सामाजिक वर्ग को 3 वर्गों में बांट दिया। तो सबसे पहले आता है अपर क्लास, जिसमें प्रीस्ट और मर्चेंट्स थे, यानी सबसे ऊपर का जो वर्ग आएगा वो उच्च वर्ग होगा जिसमें पुरोहित और व्यापारी थे, यानी प्रीस्ट और मर्चेंट थे। दूसरा है मिडिल क्लास, जिसमें
आर्टिशियंस थे, मतलब कारीगर थे, है ना। और तीसरा है लोअर क्लास, जिसमें केवल और केवल मजदूर आते थे। तो इस तरीके से सामाजिक वर्ग में भी लोग बटे हुए थे इस सभ्यता में। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, यहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे जो लोग कृषि भी करते थे, ठीक है, कृषि का भी काम लोग करते थे, ठीक है। और यहाँ पर खेती किस किस की होती थी, जैसे गेहूं की, चावल की और जौ की, ठीक है, यानी वीट, राइस और बार्ले, इनको उगाया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करते थे, ट्रेड विद मेसोपोटामिया। क्योंकि जो मोहरें हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है, वैसी ही मोहरें हमें हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया से मिली है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये भारत की हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया वाली सिविलाइजेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थी और एक दूसरे के साथ ये व्यापार करती थी, क्योंकि मोहरे पाई गई हैं सेम सेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बार्टर सिस्टम यूज, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली भी इस सभ्यता में यूज की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कला और शिल्प। तो देखिए इस सभ्यता के लोग काफी कुशल कारीगर थे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। इधर देखिए एक ये मूर्ति मिली है, द प्रीस्ट किंग मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो से एक ये पुजारी की मूर्ति मिली है, ठीक है। इसकी कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। दूसरा ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, इसने का हाथ जो है कमर पे रखा हुआ है, तो डांस करती हुई गर्ल की इस तरीके से एक मूर्ति मिली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है डांसिंग गर्ल स्टेचू, यानी नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पे कुछ और सारी चीजें मिली है, जैसे ये आभूषण आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आभूषण आप देख पा रहे हैं, इस तरह के लोग कौन कौन से आभूषण, किस तरीके से आभूषण पहनते थे। यहाँ पे मोहरे देखिए अलग अलग तरह की मोहरे मिली है, ठीक है। इधर ये मोहरे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सील्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सील फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इस तरीके की मोहरे हैं ये, यानी कि ये इन चीजों से परिचित लोग थे, तभी ये इनकी मोहरों को इस तरीके से दिखाया गया है। समय ये मोहरें चलती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इनकी पोल्ट्री है, ये इनके टॉय क्राफ्ट है, ये टॉय क्राफ्ट, ये पोल्ट्री हो गई है। ये मतलब बहुत ही समझदार और बहुत ही कुशल कारीगर लोग थे आपस सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, यानी धर्म की, वर्शिप ऑफ ट्री एंड एनिमल्स, मतलब पेड़ पौधे और पशुओं की पूजा करते थे। ये प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे, ये प्रकृति को बहुत मानते थे, इसलिए प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखिए इधर भी आप एक देखते हैं, ये एक मोहर है, ठीक है। यहाँ पे ये एक आप देख रहे हैं, ये एक मोहर है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये मोहर किसकी है, ये देखिए यहाँ पर ये ये है पशुपति सील, ठीक है। पशुपति तो ऐसे बोले जाते हैं भगवान शिव के रूप को मानते थे, और ये उनकी मोहर है। देखिए यहाँ पर कुछ जानवर आप इनके आसपास देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसा बोले जाता है कि ये भगवान जो है शिव है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ध्यान में बैठे हुए हैं। तो ये सब मोहरे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिली है। ऐसा माना जाता है कि शायद ये लोग काफी पूजा पाठ भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए मदर गोडेस एंड पशुपति की मोहर मिली है, ठीक है। अब इतना सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसके डिक्लाइन यानी पतन, तो कौन कौन से कारण थे। कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी जो ये संभावना बताई जा रही है कि ये संभावना रही होगी कि इतनी बड़ी सभ्यता जो थी ये इसका पतन हुआ। तो कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ कारण है। तो सबसे पहले बाढ़ का आना, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी जो थी इसमें बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से पूरी सभ्यता तहस नहस हो गई। दूसरा आता है भूकंप यानी अर्थक्वेक। ऐसा बोला जाता है कि अर्थक्वेक की वजह से भी ये सभ्यता यानी भूकंप की वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा बोला जाता है रिवर्स चेंज, यानी नदियों का मार्ग बदलना है। नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जिसकी वजह से कहीं पे सूखा हो गया तो कहीं पे बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से ये सभ्यता जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई, ठीक है। तो और भी कई सारे कारण हैं, जैसे महामारी का फैलना, बीमारी या महामारी जो है फैल गई, लोग मारे गए, जिसकी वजह से महामारी फैल गई और जो है बड़े स्तर पर जानवर मारे गए और ये सभ्यता जो है नष्ट हो गई, ठीक है। तो कई सारे लोगों का कई सारा मानना है कि इस सभ्यता के अलग अलग कारण थे। कोई कहते हैं कि विदेशियों ने आक्रमण कर दिया जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो सबके अलग अलग कारण हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो ये एक मेसोपोटामिया सॉरी मैंने सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। तो हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से भारत में फैली, इस सभ्यता के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनका रिलीजन, इस सभ्यता के डॉक यार्ड, इस सभ्यता में अन्नागार, इस सभ्यता में आपने देखा जो यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी, ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, किस तरीके से महत्वपूर्ण अवसरों पे ये नहाते थे, यहाँ की जो जो सील्स हैं, यहाँ की जो मोहरे हैं, ये वाकई में बहुत
बहुत बड़ी सभ्यता थी और बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता थी हमारे देश की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे हम बात करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये दोनों ही एक दूसरे के समकालीन सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया के सबसे पहले हम अगर अर्थ की बात करते हैं तो क्या है, मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन द रिवर, यानी कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, नदियों के बीच की भूमि। यानी अगर दो नदियां इस तरीके से बह रही है तो इस बीच की भूमि को बोला गया है मेसोपोटामिया। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, आगे देखिए अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो क्या क्या विस्तार था, कहाँ कहाँ तक ये सभ्यता फैली थी। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर एंशियंट मेसोपोटामिया, ये देखिए। तो इस तरीके से ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये सारा मेसोपोटामिया का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो आगे देखिए कहता है लोकेटेड बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, यानी टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच का क्षेत्र, यानी हम बोल सकते हैं इसको दूसरी भाषा में कौन सी नदियां आती है, दजला, दजला और फरहाद। दजला और फरहाद ये दो नदियां थी, दजला और फरहाद, और इन दो नदियों के बीच की भूमि को बोला गया है मेसोपोटामिया। वर्तमान में मेसोपोटामिया कहाँ पर है, ये इराक में है। ठीक है, कहाँ पर है, इराक में। आगे अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के समाज की यानी सोसाइटी की, देखिए अगर हम ये समाज की बात करते हैं तो ठीक वैसे ही जैसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में सोसाइटी की बात करी, वैसे ही देखिए यहाँ पर ये देखिए तीन वर्ग में डिवाइड था। ऊपर वाला जो वर्ग था जिसमें किंग और प्रीस्ट होते थे यानी राजा और पुरोहित होते थे। मिडल वाला जो था इसमें ट्रेडर्स एंड फार्मर्स होते थे यानी व्यापारी और किसान होते थे। तीसरा जो था ये लोअर स्लेव्स था यानी कि बंधुआ मजदूर हो गए या मजदूर हो गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो ऊपर वाले में जो बॉक्स में देखिए अपर क्लास होते थे, अपर क्लास में किंग है, प्रीस्ट है, लॉयल फैमिलीज है, हाई ऑफिशियल्स है, मतलब जो कि काफी रुतबे वाले लोग और काफी जो है अमीर लोग होते थे। मिडिल क्लास में आप देखिए जैसे फार्मर हो गया, आर्टिशियंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये सब बीच वाले हिस्से में आते थे। तो सबसे लोग जो लास्ट वाला हिस्सा था इसमें लोअर क्लास यानी स्लेव्स आते थे जिसको हम बंधुआ मजदूर बोलते हैं ना। तो इस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर जो है आपसे पेपर में पूछ भी सकता है कि बताओ भाई मेसोपोटामिया का सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से था, कैसे डिवाइड था। तो आप यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर बनाकर आप समझा भी सकते हैं बच्चों। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसके टाउन प्लानिंग की। जैसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग की बात करी, वैसे ही यहाँ के टाउन प्लानिंग की बात करते हैं कि किस तरीके से नगर नियोजन था। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन की गलियां जो थी वो काफी चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण काटती थी। हालांकि यहाँ भी गलियां पक्की थी लेकिन ये गलियां काफी तंग हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की जो गलियां थी ये काफी जो है तंग गलियां थी। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं इसके, देखिए इसकी शहरों की, अगर हम इसकी सिटीज की बात करते हैं तो कौन कौन से शहर थे, जैसे उर है, उरूक है, बेबीलोन है। तो ये जितने भी थे ये बड़े बड़े नगर थे इसके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दे रखी है उरुक टाउन की, ये एक पिक्चर है उरुक टाउन की। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जिगुरात है। जिगुरात क्या है, जिगुरात ये मंदिर हुआ करते थे। इससे पता लगता है कि ये लोग भी काफी धार्मिक लोग थे। बट मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर मिलते हैं, लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिलते। हमें ये पता लगता है कि वो लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और पेड़ों की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की एक मूर्ति जो सील मिली है, हमें ये पता था कि वो लोग धार्मिक तो थे लेकिन मंदिर के किसी तरह के साक्ष्य हमें नहीं मिले। वहीं अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में मंदिरों को क्या बोला जाता था, जिगुरात बोला जाता था। ठीक है, जहां पर ये लोग पूजा पाठ करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं धर्म की, है ना, रिलीजन की। तो वर्शिप ऑफ मैनी गॉड्स, मतलब अनेक देवताओं की ये पूजा करते थे। गॉड्स एन, एनिल और ईस्टर। तो ये देवताओं के नाम है एन, एनिल और ईस्टर। ठीक है, आगे हम बात करें जैसे इकोनॉमी की, यहाँ की अर्थव्यवस्था की। तो देखिए अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर और इरिगेशन मतलब कृषि और सिंचाई के साक्ष्य में मिलते हैं। ठीक है, किस तरीके से, देखिए मैंने आपको बताया था कि दजला और फुरात जो मेन नदियां थी जहाँ से कृषि के लिए जो पानी लिया जाता सिंचाई करने के लिए। ठीक है, आगे ट्रेड विद इंडिया एंड इजिप्ट, यानी ये लोग मिस्र और भारत के साथ जो है व्यापार करते थे। ट्रेड विद कॉमर्स, है ना, यानी व्यापार इनका इस सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये लोग बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते थे। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से एक दिलमुन जो है सील मिली है ना। तो ये सील है, ये एक तरीके की मोहर है जहां से जो ये बताता है कि ये लोग इस तरीके से व्यापार करते थे। ठीक है, इन सील के माध्यम से।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक और बाहरी व्यापार जो है, बाहरी व्यापार किया जाता था। इसके बाद रिकॉर्ड ऑन क्ले टैबलेट्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि लोग जो है टैबलेट्स बनाते थे, मिट्टी के टैबलेट बनाते थे, इस तरीके से मिट्टी को सुखाकर एक जो है टैबलेट बनाया जाता था, और सरकंडों की सहायता से, क्योंकि उस समय मिट्टी क्या होती थी, मिट्टी गीली होती थी, और उस गीली मिट्टी से टैबलेट बनाते थे, और इस सरकंडों की सहायता से, उसकी नोक की सहायता से उस पर कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। जब ये लिख दिया टैबलेट पे लिख दिया करते थे, तो टैबलेट को फिर धूप में सुखा देते थे, और वो लिखा हुआ फिर पक्का हो जाता था। तो इस तरीके से रिकॉर्ड होता था मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के पास, ठीक है। तो राजा या दूसरे व्यापारी इस तरीके से अपने पास रिकॉर्ड करते थे। जब उनका काम पूरा हो जाता था, तो उस टैबलेट को, क्योंकि वो मिट्टी के बने थे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई, रिकॉर्ड ऑन द क्ले टैबलेट, यानी मिट्टी की पट्टियों पर लेख लिखना। तो इस सभ्यता की इंपॉर्टेंट चीजें थी ये, ठीक है, कि मिट्टी की क्ले की सहायता से ये टैबलेट बनाते थे, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कला और वास्तुकला। तो हैंगिंग ऑन द गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेबीलोन के लटकते बाग। यूज ऑफ ब्रिक्स एंड आर्चिस, यानी ईंटों और मैरोबा का इस्तेमाल इस सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है, आर्किटेक्चर में और अपने आर्ट में। आगे हम अचीवमेंट की बात करते हैं, इसकी उपलब्धियों की बात करते हैं। स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर्स, मतलब लिपि और साहित्य। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, देखिए यूनिफॉर्म रेटिंग ऑन द क्ले टैबलेट। अभी मैंने आपको टैबलेट के बारे में बताया, तो देखिए ये कुछ लिखा हुआ है ना, जिसे हम कीलाक्षर लिपि बोलते हैं, है ना। कीलाक्षर की किसी को, मतलब उसको किसी नुकीली चीज की सहायता से मिट्टी की क्ले या मिट्टी के टैबलेट पर लिखना, किसी नुकीली चीज की सहायता से, और उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ देना। जब वो सूख जाता था तो पक्का हो जाता था। तो ये एक लिपि हुआ करती थी, जिसको खिलाक्षर लिपि कहते हैं, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एपिक ऑफ गिलमेश, यानी गिलमेश का महाकाव्य भी इस तरीके से लिखा गया। और ये गिलमेश जो है, ये किससे, ये मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हम्मुराबीज कोड, यानी हम्मुराबी का कानून। ये भी इस सभ्यता की एक सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। क्या विशेषता है हम्मुराबी के कानून की, तो हम्मुराबी भी जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही संबंधित है, ठीक है। तो हम्मुराबी जो है, इसके कानून की अगर हम बात करें, तो पहला फीचर, पहली विशेषता क्या है, कि फर्स्ट रिटन लॉ कोड, यानी पहला लिखित कानून है ये हम्मुराबी का। और ये किस पे बेस्ड है, ये न्याय पर आधारित जो है कानून व्यवस्था है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे देखें, तो आगे क्या कहता है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं क्या, द वुमेन्स हेड इज कॉल्ड द वर्का हेड लेडी ऑफ उरूग, यानी महिला के सिर को वर्का हेड कहा जाता है। आगे, ठीक है, इट इज फेमस स्कल्पचर्स एडमायर्ड फॉर फाइन फीचर्स, यह एक प्रसिद्ध मूर्ति है जो चेहरे की सुंदर बनावट के लिए जानी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की विज्ञान में प्रगति, यानी प्रोग्रेस इन साइंस में, तो क्या आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेसोपोटामिया मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, इन्होंने साइंस में बहुत प्रगति की। दे वर एक्सपर्ट्स इन मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी, मतलब वे गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ थे। तो जैसे ये मेसोपोटामिया के जो लोग थे, ये गणित में, चिकित्सा में और खगोल विज्ञान में काफी माहिर लोग थे, ठीक है। आगे, दे डेवलप द अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, मतलब इन्होंने बीज गणित और ज्योमेट्री का, यानी ज्योमेट्री का विकास किया, जिसे आज हम अपनी मैथ्स की बुक में पढ़ते हैं। ये किसकी खोज है, ये मेसोपोटामिया लोगों की खोज है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है दे यूज द नंबर ऑफ 64 मेजरिंग टाइम्स, मतलब उन्होंने समय मापने के लिए 60 का प्रयोग किया, है ना। नेक्स्ट देखिए आगे कहता है दे डिवाइड द सर्कल इनटू 360 डिग्री, उन्होंने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, ठीक है। आज हम इसे मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई एंगल निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, तो 360 डिग्री का जो एंगल है वो इन्होंने हमें बताया। आगे देखिए कहता है दे मेड द कैलेंडर ऑफ 12 मंथ्स, यानी उन्होंने 12 महीने का कैलेंडर बनाया। तो ये देखिए कितने एडवांस के लोग थे कि इतना इस समय में ये लोग चलते थे, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए डिक्लाइन, अगर हम इसके पतन की बात करते हैं, पतन की बात करते हैं, तो क्या कहता है, देखिए इसका ऐसे बोला जाता है कि हम्मुराबी के बाद हित्ती लोगों ने शासन किया, और उनका शासन जो है इतने टाइम पीरियड तक था, मतलब 1600 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मुराबी हम्मुराबी के बाद हित्ती लोगों ने शासन किया, ठीक है। और उसके बाद असीरियाई लोगों ने इस पर अपना जो है कब्जा किया और अपना एक
साम्राज्य, असीरियाई साम्राज्य बनाया। ठीक है, आगे कहता है निनेवे एक महान नगर बना। ठीक है, तो असीरियाई लोग आए, उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, उसके बाद निनेवे जो है एक बहुत बड़ा शहर, एक महान शहर बन गया। इसके बाद कहता है लेटर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द नोमैड्स। जो ये शहर था मेसोपोटामिया के, जो निनेवे शहर थे, दूसरे जो शहर थे, इसे घुमंतु लोगों ने नष्ट कर दिया। घुमंतु मतलब जो यायावर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह खाने और तलाश में, पानी की तलाश में घूमते रहते हैं, ऐसे यायावर लोगों ने इस सभ्यता को धीरे धीरे क्या करा, नष्ट कर दिया। आगे रिवर द यूफ्रेट्स चेंज इट्स कोर्स, यानी यूफ्रेट्स नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। मैंने आपको बताया था दजला और फरात ये दो नदियां थी, तो उन्हीं दो नदियों में से नदी है यूफ्रेट्स, है ना। तो इस यूफ्रेट्स नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिसकी वजह से ये सभ्यता का धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है पीपल मिग्रेट्स एंड सिविलाइजेशन डिक्लाइन। लोग अन्य स्थानों पर चले गए, धीरे धीरे लोग इस सभ्यता से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह पर चले गए और सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है बच्चों, आगे कहता है देखिए, इसमें कहता है इन मेसोपोटामिया पीपल डेवलप राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग कीपिंग। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन और अभिलेख लिखने की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है, इनकी जो लिपि थी, इनकी जो लिखने की कला थी, जो टैबलेट्स बनाने की कला थी, ठीक है, ये सभ्यता के लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे ये लेखन और लिखने की कला फिर दूसरे देशों में भी पहुंचने शुरू हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नगर विकास हुए और लोगों के ने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर जो है डेवलप हो गए, बड़े बड़े नगर बनने लगे, लोग एक नगर से दूसरे नगर जाने लगे, उनकी सोच विकसित होने लगी और लोगों ने अपने विचारों को भी लिखना शुरू कर दिया, ताकि उनके विचारों के बारे में दूसरे लोगों को भी समझ हो सके। ठीक है, समझ आई बात। आगे ये सब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या दी गई है, यहाँ पे हमें ये यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारी शब्दावली है। ठीक है, तो शब्दावली को भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे पहली शब्दावली में क्या कहता है, डॉक यार्ड, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर। मतलब डॉक यार्ड क्या है, जहां जहाज बनाने और मरम्मत करने का स्थान होता है, उसे डॉक यार्ड कहते हैं। कैथेड्रल, अ रेज फॉर्टिफाइड एरिया, यानी दुर्ग। कैथेड्रल मतलब दुर्ग, ऊंचा और सुरक्षित क्षेत्र। जैसे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़ा कि एक नगर दुर्ग था और एक निचला नगर था। नगर दुर्ग में जो अमीर और जो रॉयल फैमिली रहा करती थी, और निचले दुर्ग में जो है वो गरीब और कुशल कारीगर जो है रहा करते थे। ग्रैनरी देखिए, स्टोरेज प्लेस ऑफ ग्रेन्स, यानी अन्नागार, अन्न रखने का स्थान हो गया। टेराकोटा, ब्लैक, या बोल सकते हैं बेग्ड क्ले, यानी टेराकोटा क्या है, पकी हुई मिट्टी है, जिसे हम टेराकोटा बोलते हैं। आगे देखिए कहता है जगुरात मेसोपोटामिया के टेम्पल, यानी जगुरात क्या है, मेसोपोटामिया के मंदिर। और यूनिफॉर्म वेज शेप स्क्रिप्ट, यानी किलाक्षर लिपि, कील के आकार की लिपि, ठीक है, जो कि इस पे इस तरीके से टैबलेट्स पर लिखी जाती थी, है ना, किसी नुकीली चीज की सहायता से। आगे है कोडिफिकेशन, अरेंजिंग लॉज इन ऑर्डर, यानी संहिताकरण, नियमों को व्यवस्थित करना, जो हम्मुराबी की देन थी। जो हम्मुराबी कौन था, हम्मुराबी मेसोपोटामिया से संबंधित था, जिसने क्या बनाया, आपने एक कानून बनाया, जिसे हम्मुराबी का कानून बोला गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको मेरा क्लियर हो गया है, मैंने यहाँ समझा दिया आप बच्चों को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे द्वारा बुक से दिए गए हैं, ताकि आप इन पॉइंटों के माध्यम से चैप्टर को थोड़ा समझ सके, है ना। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको फायदा पेपर में भी होगा, है ना। तो बेटा, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।